हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही आनंद आ रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में, बहुत ही मज़ा आया था आपको। ठीक है, उस प्रकार की वीडियो अगर आपको देखनी है तो और कमेंट में आप लोग कमेंट करें। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको केवल समझाया था। ठीक है, मैंने आपको इमेज दिखा के, फोटो दिखा के मैं आपको समझा रहा था, जिससे कि टाइम सेव हो जाए और फटाफट हम चीज़ों को समझते चले थे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। जैसा कि मैंने बोल रखा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले के आप लेक्चर्स देख लो, जिससे कि और मज़ा आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट है, बहुत एक्टिविटी मुझे करनी है, कई सारे रिएक्शंस को मुझे समझाना है, कई सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को मुझे बताना है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाकर चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएंगे और कम वीडियोस में मैं ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम देख लेंगे सर कि अम्ल तथा क्षार है ना, जो भी अपने एसिड बेस है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करें तब क्या होता है ना। तो हम इसको हम बोल सकते हैं सर, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस आर रिएक्ट विथ, ठीक है, मेटल। ठीक, तो इंग्लिश की हेडिंग में बोल दिया। ठीक, तो अगर अम्ल तथा क्षार धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिएक्शन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप डायग्राम को दिखा के समझा दूंगा, जिससे कि आपको मज़ा आ जाएगा और कम समय में हम ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएंगे। ठीक, देखिए एक मैं डायलॉग बताता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ अब डायलॉग्स चलेंगे। डायलॉग यानी कि स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है कि कोई भी जो अम्ल हो, यानी कि अम्ल यानी कि जो अपना धातु है, धातु यानी कि जो अपना अम्ल या फिर क्षार धातु के साथ रिएक्शन करके क्या करता है। पहली बात ये देखिए, अम्ल हो या फिर सर क्षारक हो, ठीक है, अगर वो धातु के साथ रिएक्शन करेगा, अब यही सब डायलॉग है ना, डायलॉग, तब एक यौगिक बनता है जिसका सर नाम क्या है, लवण। उसका नाम सर क्या है, लवण। अभी देख लेंगे हम। यानी कि सर अम्ल या फिर क्षार धातुओं के साथ रिएक्शन करके लवण बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, तभी आपको मजा आएगा। तो हम लोग को ये डायलॉग याद रखना है, हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है कि सर अम्ल और यानी कि एसिड और बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, अब ये सारी चीज़ें आपको मेटल एंड नॉन मेटल में भी काम आएगी। इसके बाद जो अपने पास धातु और अधातु नाम का चैप्टर है ना, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें दी हुई है। तो या तो वहाँ पढ़े या तो हम यहीं पढ़ लें, तो हमने यहाँ भी देख लिया। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हमने जब हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि धातु का एक सक्रियता क्रम होता है। क्या होता है सर, सक्रियता क्रम। बेसिकली इस सक्रियता क्रम में धातुओं की सक्रियता का एक क्रम है, जिसे मैंने आपको याद करवाया था, नमाज फीस है कौन होगा आज ऑग। याद है आपको, मैंने बताया था नमाज फीस है कौन होगा, याद है क्या, कौन होगा आज ऑग। ये सर क्या था, है ना, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, ये हमने बताया था जब मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपको पढ़ा रहा था। ये कुछ ऐसे था, देखिए, ना का मतलब क्या है ना, सोडियम, एम का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, जे का मतलब सर क्या है, जिंक, एफ का मतलब फीस, है का मतलब हाइड्रोजन, है ना, नमाज, नमाज, ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कौन मतलब कॉपर, Hg मरकरी, Ag, Au। ठीक है, याद है, नमाज फीस है कौन होगा आज ऑग। ठीक, यानी कि सोडियम की रिएक्टिविटी सर ज़्यादा थी, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, है ना, सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, ये चीज़। तो डायलॉग सर ये है ना, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं, इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो ये सब जो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल लिखे हुए हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो ये सब मेटल किसी तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, किसी तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, या फिर क्षार में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। तो यही डायलॉग है। अब इसमें से अभी हम फिलहाल जिंक को लेकर चल रहे हैं।
यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट अभी हम देखेंगे वहाँ पर हमने जिंक को लेकर चला है, यानी कि जिंक की रिएक्शन किसी एसिड या फिर बेस के साथ हुई है। जिंक की रिएक्शन किसी एसिड या फिर बेस के साथ हुई है, ठीक। तो एक्चुअल डायलॉग क्या था कि जो जिंक है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, फिर वाटर निकालेगा, ठीक। अब सर जिंक के अलावा कोई और मेटल हो सकता है क्या? मैं उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। ये वाला पार्ट हम लोग धातु अधातु में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट हैं, जो मेटल हैं, वो तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ डायलॉग है, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, क्या है जो अपना जिंक है ना, जिंक एज अ सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम पढ़ चुके हैं कि हम ऐसे फिजिकल स्टेट दिखा के रिएक्शंस को और भी इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ठीक। फिर क्या होगा, जिंक बेसिकली दानेदार रूप में जिंक है। अब मैंने इसमें H2SO4 डाल दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, जलीय विलयन बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका मतलब कि ये एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एक डाइल्यूट अम्ल है। मैंने डाइल्यूट बताया था ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है कि इस एसिड में ना पानी की मात्रा ज़्यादा है सल्फ्यूरिक अम्ल की कंपैरिजन में, सल्फ्यूरिक अम्ल की अपेक्षा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। तो सर जब जिंक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा। दिख रहा है जिंक क्या एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है। तो कभी भी धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनाता है। इस सॉल्ट का नाम सर क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट, है ना, जो कि अपना एक्वस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। प्लस फिर अपना हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गई, ठीक है। तो क्या बन गया, मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन, ठीक। अब देखो ये एक अपने पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हो गई, ठीक है। एक अपने पास संतुलित रासायनिक समीकरण, समझे ये चीज़। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वहाँ लिख के, ठीक। अब एक देखिए एक्सपेरिमेंट और है, अगर मैं अब मैं जिंक के साथ अगर HCl की रिएक्शन करा दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक्वस के फॉर्म में है, तो अब की बार क्या बन जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर SO4 था तो जिंक का सल्फेट बन गया, जिंक का सल्फेट। जिंक पे +2 चार्ज होता है, SO4 पे -2 चार्ज होता है, इस वजह से ZnSO4 बन गया, ठीक। लेकिन सर जिंक पे +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे यानी कि क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, इस वजह से यहाँ पर ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड जो कि एक्वस के फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल गया। देखिए 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी कि मेटल यहाँ रखो, इधर रखो एसिड, फिर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वहाँ पर जिंक का क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड बन गया जो कि सॉल्ट है, एंड हाइड्रोजन गैस निकल गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही मैं और भी रिएक्शंस लिख सकता हूँ, जैसे कि आप देखो अगर मैं जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दूँ HNO3 एक्वस के फॉर्म में है, HNO3 यानी कि सर नाइट्रिक एसिड। अब फिर से वही बात सर, Zn पे 2+ चार्ज, NO3 पे -1 चार्ज, इस वजह से मुझे लिखना पड़ेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस जो कि अपना सर एक्वस के फॉर्म में है, प्लस हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। यानी कि बन गया जिंक नाइट्रेट, ठीक। तो NO3 था तो नाइट्रेट बन गया, तो ये अपना नाइट्रिक एसिड, तो मेटल एसिड से रिएक्शन किया, सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस निकाला, ठीक। तो ये भी एक रिएक्शन हो गई जहाँ से हमने ये समझा, ठीक। चलिए और भी रिएक्शंस को हम समझ सकते हैं, अगर हम और भी चीज़ें मैं अगर आपको समझाऊँ तो आप देखो, ठीक। इसमें से क्या है कि आपको देखिए सबसे पहले तो आप ये लिख लें, ये पॉइंट लिख लिया आपने, डायलॉग लिख लिया, फर्स्ट रिएक्शन आप ये लिख लो, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आपको ये लिखनी है, थर्ड रिएक्शन आपको ये लिखनी है, ठीक है। और मैं ये सक्रियता क्रम तो आपको पहले से लिखवा चुका हूँ रासायनिक समीकरण में, ठीक है। अब चाहो तो इस चीज़ को कहीं भी कोने में साइड वाइज कहीं लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो को काट रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। चलिए अब देखिए, अब एक रिएक्शन में आपको और समझा देता हूँ। अगर जिंक सॉलिड के फॉर्म में था, अगर मैं यहाँ पर एसिटिक एसिड यूज़ कर लूँ CH3COOH एक्वस के फॉर्म में, ठीक। तो अब की बार देखिए क्या बनेगा, एसिटिक एसिड है तो यहाँ से देखिए, अब देखिए एक्चुअल में क्या किया, अपना एसिड है तो CH3COO माइनस और H+ के फॉर्म में टूटता है, तो CH3COO माइनस, इस पर माइनस है, Zn पे 2+ चार्ज है, इस वजह से Zn CH3COO का होल ट्वाइस एक्वस के फॉर्म में है, प्लस ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 क्या
3 दूनी 6, 2 8, 8 है। यहाँ पर सर कितना है, 3 दूनी 6, 2 8, ऐसे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, दिख रहा है। 2 हाइड्रोजन सर, 2 हाइड्रोजन, NO3 2 टाइम्स, NO3 2 टाइम्स, Zn1, ठीक है। तो एक बैलेंस, तो आपको दिख रहा है कि ये एसिटिक एसिड था तो जिंक एसिटेट बन गया, क्योंकि Zn पे 2+ चार्ज होता है और CH3COO माइनस एसिटेट आयन पे 1- चार्ज होता है। इस वजह से Zn CH3COO का होल ट्वाइस एक्वस, फिर H2 निकल गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज़ समझे। अब देखो ये बैलेंस भी है, Zn का 1 एटम, कार्बन के साथ 2 एटम, 2 कार्बन के एटम्स, 3 दूनी 6, 2 8 हाइड्रोजन, तो 3 दूनी 6, 2 8 हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए कार्बन के एक्चुअल में, है ना, यहाँ भी 2 कार्बन है तो 4 कार्बन, तो देखिए आप 2 इधर से 2 इधर से, ठीक है। ऑक्सीजन देखो आप 4 ऑक्सीजन, 4 यहाँ पे, ठीक है। सही है ये चीज़। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया सर कि अगर कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, फिर हाइड्रोजन गैस निकालता है, ये चीज़, ठीक। यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है। चलिए एक मैं बेस का एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। जैसे आप देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। अगर एक कोई बेस, वही मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो मुझे देखो मेटल और बेस यानी कि क्षार, तो सॉल्ट बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो Na2ZnO2, इसे बोलते हैं हम सर सोडियम जिंकेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल गई, ठीक है। तो ये अपना वही एक्वस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपना था सर मेटल, और ये अपने पास बेस रिएक्शन हुई तो बना सोडियम जिंकेट। ये भी एक्टिविटी है NCERT की, अभी मैं आपको समझाता हूँ। और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई तो 2 हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो 2 सोडियम जिंक 1 ये। तो मुझे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है, जो कि हमने रासायनिक समीकरण तथा जो रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर था वहाँ हमने पढ़ा था, ठीक। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे बताया, ठीक। चलिए तो एक्चुअल में ये सब कंपाउंड कैसे बने, ZnCl2 सर कैसे बना। Zn पे सर 2+ चार्ज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, Zn पे सर 2+ चार्ज होता है। मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको रफ कर दूँ, हाँ जी, ठीक। देखिए हमने ये समझा सर Zn पे ना सर 2+ चार्ज होता है, क्लोराइड पे 1- चार्ज होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो नंबर से वो नीचे आता है, तो बन जाएगा सर ZnCl2 का Cl2, 2 इधर इसके चरणों में, -1, तो मुझे बस 1 से मतलब, तो Zn 1 है तो 1 को नहीं लिखते, तो ऐसे बन गया सर। यहाँ पे कैसे बना था, जिंक सल्फेट, देखिए ये था ना। तो जिंक पे सर एक्चुअल में क्या है कि जिंक पे सर +2 चार्ज है, SO4 जो है सल्फेट आयन, SO4 पे सर 2- चार्ज होता है, इस तरीके से। अब ये इसके चरणों में आता है, ये इसके चरणों में आता है। चरणों का सर मतलब क्या है, देखिए ZnSO4, ठीक। देखिए 2, मुझे केवल 2 से मतलब है, तो 2 इधर लग जाएगा। अब 2- चार्ज है, 2 से मतलब है, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या बन गया सर ZnSO4। तो ये बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। सर एक और था क्या, हाँ यहाँ पे देख लो आप, सेम वैसे ही Zn पे सर 2+ चार्ज, ठीक। अब नाइट्रिक एसिड से बनेगा नाइट्रेट आयन, तो NO3 पे -1 चार्ज, ठीक। तो 2 इधर आएगा, 1 यहाँ आएगा, सर क्या बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, 2 इधर 1, तो जिंक 1 रह गया, ठीक है। समझ में आता है सर। एसीटेट यहाँ पर देखो आप, दरअसल जिंक पे सर +2 चार्ज है, और देखिए CH3COOH ब्रेक होता है, CH3COO- प्लस H+, तो बेसिकली यहाँ पर है CH3COO-, इसे इसका नाम है सर एसीटेट आयन। तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो आप देखो जिंक सर ये हो गया, देखिए तो सर बन गया अपना जिंक, देखिए 2 था, तो सर देखिए CH3COO का होल ट्वाइस, और 1- चार्ज 1, तो 1 जिंक ऐसा रह गया। तो जिंक एसीटेट, जिंक नाइट्रेट, है ना, जिंक सल्फेट, है ना, जिंक क्लोराइड, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास फॉर्मूले बने हुए थे, ठीक है। बेस के साथ अलग टाइप का होता है, इसलिए मैंने आपको, जो आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें आपको समझा दी, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा अपने समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात क्लियर है कि किसी भी एसिड या बेस के साथ अगर मेटल की रिएक्शन होती है तो मुझे सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट क्लोराइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट, है ना, एसीटेट भी हो सकता है, ठीक।
अब ये जिंकेट भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक। अच्छा, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये बहुत ही बड़ी खासियत बात है, ठीक। और हमने इस तरीके से रिएक्शंस देखी, और हमने एक बात और समझी कि हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल हैं वही ऐसा कर पाएंगे, यानी कि जिंक की जगह अगर सोडियम होता तब भी ये रिएक्शन हो जाती, लेकिन अगर यहाँ पे Hg होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि Hg हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक। ये बात हम फिर से पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। फिलहाल यहाँ तक आपको क्लियर है, कहानी क्लियर है, ठीक। चलिए अब हम वो NCERT वाली एक्टिविटी पढ़ लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक। हाँ जी, मेरे ख्याल से आपको ऊपर शायद नहीं दिख रहा था क्या, ठीक। अब आपको वो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है। चलिए आपको देखिए दिख रहा है कि उद्देश्य क्या है, अम्लों की धातु से एक अभिक्रिया होने पर उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन। तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि मेरा उद्देश्य क्या है, ठीक है, यहाँ तक मैं ठीक हूँ, ठीक। तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सामग्री में क्या है, देखिए परख नली है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अपना ये रह गया, ठीक है। दानेदार जिंक, तो ये अपने पास जिंक है जो कि दानेदार फॉर्म में है, ठीक। चलिए, ठीक। फिर अपने पास क्या, निकास नली, मोमबत्ती, स्टैंड आदि, ठीक। तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। अब इसमें देखो आप पढ़ लो, बेसिकली क्या है कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिख रहा है कि अपने पास एक तो स्टैंड है, स्टैंड से हम लोग क्या करते हैं सर, टेस्ट ट्यूब को लगा रखे हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है और दानेदार जिंक के टुकड़े हैं जिससे कि रिएक्शन आसानी से हो पाए, ठीक। फिर वहाँ से टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क में बेसिकली जो निकास नली है उसको फंसाया गया है। अब निकास नली का जो संपर्क है वो साबुन का घोल बनाया गया है, साबुन का विलयन उसमें दे दिया गया है, ठीक। तो एक्चुअल जो कहानी है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, जो दानेदार जिंक थे, जिंक बेसिकली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ पर देखो आप, जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप देखो परखनली के अंदर क्या है, देखिए आपको लिखा है परखनली, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, दानेदार जिंक के टुकड़े, ठीक, बात समझ में आती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनी तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखिए निकास नली से होते हुए साबुन के घोल में गए, साबुन के घोल में गए, ठीक। अब क्या हुआ कि साबुन के घोल से बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलता है, बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। अब क्या करते हैं, इस बुलबुले के पास हम मोमबत्ती लेकर आते हैं, ठीक है। ये बात हमें पहले से पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो पॉप साउंड के साथ जलती है, यानी कि फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। जिस तरीके से पटाखे फटफटाते हैं ना, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस जलती है। तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखो लिखा भी है कि उस उत्सर्जित गैस को साबुन के घोल के विलयन में प्रवाहित करते हैं, साबुन के घोल में होने वाली अभिक्रिया का परीक्षण करते हैं। अब जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास लेकर जाते हैं, ठीक। तो हमें क्या दिखाई दिया, तो बस वही फटफट की आवाज़ आई, तो बेसिकली रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस निकला, निकास नली से होते हुए साबुन के घोल में गया, घोल से फिर वो बुलबुले के रूप में ऊपर आया। अब इस साबुन के बुलबुले के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब हम मोमबत्ती पास लेकर गए, मोमबत्ती से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जली, एंड हाइड्रोजन गैस मुझे पता है कि पॉप साउंड के साथ जलती है, तो वहाँ पर फटफट की आवाज़ आने लगी। फटफट की आवाज़ आई, इसका मतलब कि ये पक्का हाइड्रोजन गैस था, ठीक। तो इस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन यानी कि जलना, मोमबत्ती लेकर आए हम, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपको दिख रहे हैं, ठीक। तो यही सारी बातें लिखी हुई है। अब देखो प्रेषण में तो आप देख लिया है, प्रेषण यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, दानेदार जिंक की सतह से बुलबुले निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, दिखा हमने। इन बुलबुले को साबुन के घोल से प्रवाहित कराने पर साबुन के बुलबुले बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस गई घोल में तो बुलबुले निकले, मैंने आपको बता दिया। इस गैस के बुलबुले के पास जलते हुई मोमबत्ती को ले जाने पर फटफट की ध्वनि आती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे था, ठीक। अब निष्कर्ष में लिख दिया, निष्कर्ष में वही बातें लिख दिया कि जिंक की सतह से निकलने वाले बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं, क्योंकि यह गैस के साथ जलने पर फटफट की आवाज़ करते हुई ध्वनि के साथ जलता है और हाइड्रोजन गैस सर वायु से हल्की होती है, ठीक है। तो सिंपल सा वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपको दिया हुआ है। अब नीचे आपको जो भी रिएक्शंस वगैरह थी, मैंने आपको सभी रिएक्शंस आपको इस तरीके से समझा दी और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर जो एक्टिविटी सीरीज है, कोई भी मेटल हो उसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक, बात क्लियर। चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप 2.2। अब मैं आपको एक वही नोट दिखा देता हूँ एज ए थ्योरी की फॉर्म में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि
उपयुक्त अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं? सर ये वाली अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? अम्ल धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। तो वही बात, जो धातु थी अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करी, ठीक है। और एक यौगिक बनता है जिसका नाम लवण है, ठीक है। ये सब लवण है, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, जिंकेट, एसीटेट, ये सब सर क्या है? सॉल्ट है, यानी कि लवण है, ठीक। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया को निम्न प्रकार से हम दिखा सकते हैं, और ये जो हमारे पास पैटर्न है उससे हमने दिखा दिया, ठीक। क्रियाकलाप 2.2 पर आप आते हैं, ठीक। देखिए धातु के क्षारों से क्रिया का अध्ययन। अब सिमिलर वे में जब धातु क्षार से रिएक्शन करता है तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम जिंकेट बना, हाइड्रोजन गैस निकली। इसी को मैं यहाँ पे आपको स्लाइड के फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप पढ़ लें, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सामग्री क्या है? सेम वही परखनली, जिंक के टुकड़े, अब की बार टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैकेनिज्म क्या है? एक परखनली में जिंक के दानेदार टुकड़े लेते हैं, ठीक है, ले लिया, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर गर्म करते हैं। तत्पश्चात जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसे साबुन के घोल के विलयन में प्रवाहित कराने पर साबुन के बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। जब जलती हुई मोमबत्ती को साबुन के घोल के बुलबुले के पास लेकर आते हैं तो फटफट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, फिर अपनी ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो वही बातें जो हमने इस रिएक्शन में पढ़ी, सेम वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अब की बार टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया? जिंक लेकर आए दानेदार के फॉर्म में, ठीक। NaOH का सॉल्यूशन हमने डाला, रिएक्शन हुई, गैस निकली, निकास नली से साबुन के घोल को दिया, साबुन के क्या बन गए? बुलबुले बन गए। मोमबत्ती लेकर आए तो फटफट ध्वनि के साथ जलने लगा। तो क्या हुआ रिजल्ट? कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये हो गई अपनी एक्टिविटी। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग एक्टिविटी को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर अपना मेटल में अगर समय देख लेता हूँ, फिर उस हिसाब से बताता हूँ कि समय है कि नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल या क्षार रिएक्शन करते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर रिएक्शन होगी। तो बेसिकली मुझे ना अम्ल वाली रिएक्शन को पढ़ना है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को सर हम लोग मेटल है ना बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग आते हैं, पहले मैं एक बार समय देख लूँ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया। थोड़ा सा मैंने आपके लिए फास्ट रखा जिससे कि फटाफट आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि इतना तो आप लोग समझ चुके हो अब, ठीक। मेरे ख्याल से अब ये ऊपर का सब कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले जैसे कि डायलॉग आपको लिखना था, सारी रिएक्शंस लिखनी थी, ठीक है। फिर जो एक्टिविटी सीरीज थी मैंने आपको बता दी, उसको आप साइड में लिख लेना। फिर ये मैंने आपके जानकारी के लिए सब कुछ बताया, तो आप इसको चाहो तो साइड में लिख लेना, ठीक। और जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया, इसको आप लोग चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, नहीं तो आप NCERT के बुक से उसको समझ सकते हो। समझकर आप जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम को आप बना लेना, ठीक। मैं सभी रिएक्शंस को आपके लिए लिखकर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शंस मैं आपको लिखकर ही समझाऊंगा, जो दिखा के समझाने वाला है उस पार्ट को ही हम लोग केवल दिखा के समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं इसको रफ करने के बाद और देखते हैं कि कैसे एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेटल कार्बोनेट तथा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक। तो बेसिकली अम्ल के साथ ही अपने 10th के लिए दी हुई है, क्षार के साथ नहीं दी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है जब कोई अम्ल, ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, ठीक। तो इस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम है सर धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है। मैं उसको समझाता हूँ, है ना। तो देखिए देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। तो ये हैशटैग फोकस करने के लिए यूज़ हुआ था कैमरे में, ठीक। बेसिकली फिर से एक डायलॉग क्या है सर? डायलॉग हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई अम्ल है ना धातु कार्बोनेट आपको यही चीज़ें लिखनी है, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, या फिर इसी का सर एक और नाम है बाई कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि सर धातु कार्बोनेट या फिर एंड धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट, ठीक। इसके साथ रिएक्शन करता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सर बनता है लवण प्लस फिर क्या बनता है सर जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है सर? कार्बन
डाई ऑक्साइड, ठीक है, गैस। तो बेसिकली यही एक डायलॉग है जो हमें ध्यान रखना है, ये डायलॉग हमें ध्यान रखना है ना, ये डायलॉग ध्यान रखना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बना, कोई भी एसिड जैसे कि आप देख लो, है ना, मैं समझाता हूँ। पहले आप ले लेते हैं सर सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि Na2CO3, है ना, सॉलिड के फॉर्म में है। ये सर हो गया कार्बोनेट, है ना, मेटल का कार्बोनेट। मेटल सर कौन है, सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ, जैसे कि मैंने ले लिया सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अपना एक्सपेरिमेंट भी है, उस पर अभी हम आएंगे, है ना। तो जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, है ना, HCl के साथ हुई हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, जो कि अपना एक एसिड है, तो सर क्या बनेगा, पहले सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट सर ऐसे बनता है, एसिड का Cl यानी कि सोडियम का क्लोराइड बनने वाला है, तो सर NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 2 Na थे, 2 कर दिया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। देखो आपको समझना है कि सॉल्ट कैसे बना। सॉल्ट बेसिकली ना जो अपना एसिड है उसके इस वाले पार्ट से बन रहा है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो Cl यहाँ से, मेटल ये सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड, तो ये बन गया सर सॉल्ट। अब मुझे पता है सर डायलॉग से कि बनना है वाटर, तो मैं बना दूंगा वाटर प्लस, फिर सर बनना है CO2, बिना कुछ ध्यान में रखे CO2, ठीक है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड ऐसा एक्वस के फॉर्म में, H2O लिक्विड के फॉर्म में वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया, ठीक है, समझे। अब यही रिएक्शन आगे चल के काम आने वाली है। तो सर हमें ये समझ में आता है कि मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम NaHCO3 ले लें, HCO3 होता है सर बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अपना ये हो गया सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस, अब फिर से अपना वही हम लोग HCl यूज़ करें, HCl, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में HCl। अब देखो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन था, यानी कि सर संतुलित रासायनिक समीकरण। आप देख लो सोडियम के 2 एटम, क्लोरीन के सर 2 एटम, कार्बन का सर 1 एटम कार्बन, 3 एटम ऑक्सीजन के, 3 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, ठीक है, क्लियर है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ठीक। अब बनना तो यहाँ पर सर एक सॉल्ट ही है, तो सोडियम और क्लोरीन, तो सर बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड वाला अपना सॉल्ट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाला अपना सॉल्ट, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आती है, ठीक। प्लस अब तो मुझे सर याद है, कुछ भी हो सर यहाँ पर H2O वाटर एज अ लिक्विड के फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया, ठीक। अब आप देख लो ये बैलेंस होगा, सोडियम का 1 एटम, हाइड्रोजन का सर वहाँ पर 2 एटम है, तो देखिए 1 और 1 2 हो गया, 1 कार्बन है, कार्बन का 3 ऑक्सीजन के एटम, 2 1 3, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, बैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो सोडियम 1 सोडियम 1, ठीक है, मेरे ख्याल से बैलेंस है, ठीक। अगर नहीं भी होगा तो उससे कर लीजिएगा, बैलेंस है, ठीक। तो फिलहाल मुझे ये समझना है कि मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, रिएक्शन होती है एसिड के साथ, तो सर सॉल्ट बनता है, वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। सिंपल से ये बात, बस यही रिएक्शन है और यही मुझे डायलॉग ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ें क्लियर है, ठीक। अब आप देखें बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट है क्या है, एक्सपेरिमेंट में आप देखो बेसिकली मुझे क्या दे रहा है, हाँ, तो उद्देश्य आप पढ़ लोगे। उद्देश्य सर क्या है, कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट, है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करनी है। सामग्री वही सर परख नली, टेस्ट ट्यूब, कीप लेंगे हम, कीप में क्या करते हैं हम लोग, एसिड डालते हैं, कॉर्क जिसमें हम लोग निकास नली को फंसाएंगे, सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे एक बार, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को इसने लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। स्टैंड का यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 परख नली लेते हैं हम, क्या सर लेते हैं, 2, एक एक करके 2 लेंगे। एक परख नली A है और B है, ठीक है। A में हमने क्या रखा है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, A में हमने रखा है 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। B में सर क्या है, 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, 2 ml HCl को डालते हैं, 2 ml डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो अपना ये डाइल्यूट HCl ही है क्योंकि एक्वस के फॉर्म में, तो जलीय विलयन अम्ल का क्या कहलाता है सर, तनु अम्ल, ठीक है, डाइल्यूट HCl, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ सारी बातें हैं जो मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख पा रहे हो, बेसिकली आप समझना, टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, परख नली। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा थीसेल फनेल कीप, दिख रहा है, थीसेल फनल कीप। बेसिकली इस कीप से हम लोग HCl को डालते हैं, ठीक।
अब देखो आप अंदर क्या रखा है, सोडियम कार्बोनेट दिख रहा होगा, ठीक। फिर दिख रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके वाटर बनाया, प्लस क्या बनाया सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो आप निकास नली के थ्रू होते हुए बाहर आई, ठीक। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में। दिख रहा है आपको एक टेस्ट ट्यूब और है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ठीक। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद हो तो जब हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था तो आपको याद है कि वहाँ पर हमने सबसे पहले रिएक्शन करवाई थी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ, तो बना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते थे सर, बिना बुझा हुआ चूना, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, ठीक। एंड अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, चूने का पानी, ठीक। तो बेसिकली जो अपना ये चूने का पानी है, जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाई, ठीक। इसके बाद भी हमने पढ़ा था कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक। तो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में मैंने ये देखा कि जैसे ही हम इस चूने के पानी में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाते हैं तो ये चूने का पानी ना दुधिया रंग का हो जाता है, यानी कि दूध के समान दिखता है। अब ये दूध के समान क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यानी कि चूने के पानी की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है, इसकी वजह से ही जो अपना पानी था वो दुधिया रंग का हो गया, दूध के समान दिखने लगा, ठीक है। अब क्या डायलॉग है, अब जैसे जैसे इसमें हम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाते रहते हैं, मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवाया, तब जो अपना दुधिया रंग था वो खत्म हो जाता है, दुधिया रंग अपना खत्म हो जाता है। वो क्यों होता है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए तो मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं ये पढ़ दूँ डायलॉग क्या है, ऑब्जर्वेशन आप देख लो जरा। उपयुक्त अभिक्रिया में निकलती हुई गैस को चूने के जल में प्रवाहित करने पर, चूने का जल वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है जो हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में ली है, किसी और टेस्ट ट्यूब में ली है, ठीक। प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया रंग का हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, तथा अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर दुधिया रंग समाप्त हो जाता है। जब मैं ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करवाता हूँ तो ये रंग समाप्त हो गया, क्यों हुआ बताता हूँ। निष्कर्ष क्या निकलता सर कि धातु कार्बोनेट, हाँ जी ठीक है, तो शायद कोई आ गया था, अच्छा आपको वो वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं, आप समझ लिए वो क्या है, ठीक। तो मैंने आपको बताया, हाँ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष पे हम बात कर रहे थे कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत सॉल्ट यानी कि लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल बनाते हैं, तथा इस क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ठीक। चलिए अब मैं आता हूँ इस पर, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। इसमें एक नई बात ये निकली, हमने देखा कि सर टेस्ट ट्यूब था, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर सर क्या था, HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका सोडियम कार्बोनेट से क्या हुआ, रिएक्शन हुआ तो वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो मैं CO2 गैस को निकास नली से लेते हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के विलयन में दे दिया, ठीक है। अब जैसे चूने के पानी के विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करता है तब वहाँ पर मुझे दुधिया रंग का विलयन मिलता है। तो ये दुधिया रंग क्यों मिला, और ये दुधिया रंग समाप्त हो जाता है जैसे जैसे मैं अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराता हूँ, तो ठीक है। ऐसा क्यों हुआ उसको देखते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद, हाँ जी ठीक है। तो देखिए क्या हुआ एक्चुअल में, अब जैसे ही है ना, जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, देखिए CaOH का होल ट्वाइस जो कि एक्वस के फॉर्म में है मेरे पास, ठीक है जी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर क्या है, चूने का पानी, ये अपना है सर चूने का पानी। तो जब मैं इस चूने के पानी में जो मैं अलग से लेकर आया था, जब मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवाता हूँ तो हमने ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था कि सर यहाँ पर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaCO3 जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है प्रेसिपिटेट, फिर यहाँ से वाटर ऐसा लिक्विड के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर ही बोलते हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो अपना विलयन था वो दुधिया रंग का हो गया, ठीक। लेकिन अब क्या होता है, जब मैं और ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवा देता हूँ तब क्या होगा, जरा आप देखो, ठीक है। क्या हुआ कि
कि अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकास नली से होते हुए और अधिक मात्रा में फ्लो हो गई, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया, तब क्या होता है बेसिकली यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो सर Ca बेसिकली HCO3 का होल ट्वाइस है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये चीज़ बेसिकली ये बन गया अपने पास एक्वस का फॉर्म। तो इस कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट बनने की वजह से ही वो दूधिया रंग गायब हो गया, है ना, क्योंकि अब देखिए दूधिया रंग इस वजह से हो रहा था, है ना। अब इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फ्लो करवा दिया, ठीक है, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब ये जो अपना कंपाउंड बना हुआ है ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि जल में विलेय है। क्या सर? जल में विलेय। तो ये जल में घुल जाता है, तो जल में घुलने की वजह से दूधिया रंग गायब हो गया, ठीक, ये चीज़। तो हम सर क्या बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण जो दूधिया रंग था वो दूधिया रंग गायब हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने देख लिया, एंड अपना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से दूधिया रंग भी गायब हो गया, ठीक। तो अब देखो मैं यहाँ पर एक और स्लाइड दिखा देता हूँ। आप देखो वहाँ पर क्या लिखा है, चूना पत्थर, जो चूना पत्थर होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर बेसिकली है ना खड़िया यानी कि चौक बनाने में यूज़ होता है। संगमरमर भी है। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है, ठीक। सभी धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण एवं रंगहीन गंधहीन झाग युक्त सनसाइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल देते हैं। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, उसका जो सॉल्ट बना तो वो सॉल्ट इतने प्रकार के होते हैं, यानी कि सॉल्ट या तो रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, झाग युक्त होगा, तो ये सॉल्ट हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर कहानी खत्म, ठीक है। तो पूरी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आती है, एंड ये जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो भी समझ में आता है, ठीक। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए, एक रिएक्शन हम और पढ़ लेते हैं कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब क्या होता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब अम्ल की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तब क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, फिर इससे पहले हमने ये पढ़ा कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ होती है तो क्या होता है, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं जब एसिड एंड बेस की रिएक्शन साथ में होगी तब क्या होगा, यानी कि जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया साथ में होती है तो क्या होता है। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, यानी कि लवण प्लस जल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं इसको रफ करके मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, तो फिर हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शंस जब होती है तब क्या होता है। मैंने आपको बता दी कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, लवण प्लस वाटर बनाता है, ठीक। अब इस पर एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है जो कि हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक, क्योंकि अभी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आया जो भी कुछ हमने पढ़ा। आज मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया, तो आप बताइएगा इस तरीके से रहे तो क्या सही है कि नहीं। इससे पहले मैं बहुत ही स्लो चलता था, तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे, ऐसे स्पीड से चलेंगे तो कम लेक्चर में ज़्यादा टॉपिक कवर हो पाएंगे, और मैंने चीज़ों को समझाया, छोड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।